big round of applause, ladies and gentlemen, for the one and only Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. योगी जी, आप हम सब के हमेशा से चहीते रहे हैं और वो हर चुनाव में दिखाई भी देता है। चुनाव एक और आ रहा है, लेकिन चुनाव हो या कुंभ हो, हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए जनता आतुर रहती है। आपके साथ तमाम जो सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, तहे दिल से उन सब का धन्यवाद करती हूँ और नवभारत के इस महाकुंभ में आप सबको स्वागत करती हूँ। योगी जी, मंच पर आपका स्वागत है और आपकी भीनी भीनी जो मुस्कान है, मैं पूछना चाहती हूँ, ये महाकुंभ का प्रयोजन जिस तरह से चल रहा है, ये उसके बारे में है। आपकी उपेक्षा के मुताबिक सब चल रहा है, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना आपने सोचा था, कितना आपने प्लान किया था, मन में कभी भी कोई शंका रही थी? थोड़ा अपने मन का आज हाल बताइए। नाविका जी, मैं आपको और आपकी टाइम्स नव भारत को की पूरी टीम को और टाइम्स नौ के जितने भी दर्शक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज ये हमारे जीवन का एक अद्भुत क्षण है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पूरे आयोजन को आयोजित करने और इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ भी आपको प्रयागराज में नजर आता है, व्यवस्था से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का परिणाम है और उन्हीं के विजन को वहां पर जमीनी धरातल पर उतार करके महाकुंभ के इस आयोजन को हम लोग प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक प्रयागराज में पिछले 15 दिनों के अंदर 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान किए हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में वहां पर आस्था की पावन डुबकी लगाए हैं और मेरा अनुमान है कि यह अगले 30 दिनों तक जो आयोजन अभी वहां पर चलना है, वहां पे इतने श्रद्धालु आएंगे कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के रूप में होगी और ये न केवल भारत की आस्था को बल्कि भारत की परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के दर्शन भी लोगों को वहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देश और दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत क्षण उत्तर प्रदेश वासियों के पास भी है, प्रयागराज वासियों के पास भी है और ये सभी मिलकर के इस आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ प्रयागराज 2025 को विराम मिलेगा, तो एक नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में इस प्रयागराज कुंभ को लोग याद करेंगे। बिल्कुल, आपने इस तरह का वहाँ प्रदर्शन देखा है लोगों ने कि चाहे वो देश से हों या विदेश से हों, लोग आस्था से आ रहे हैं और
जिस तरह का वहाँ अद्भुत एक मेला सा लगा हुआ है कि लोग वहाँ आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और इस तरह का वहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन योगी जी, एक बात पूछना चाहूंगी, किसी विपक्षी नेता ने आपको फोन करके या कुछ कभी कॉम्प्लीमेंट दिया कि योगी जी आपने कमाल कर दिया? देखिए, ये सब कार्य किसी कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं होते हैं। ये हमारी आस्था है और एक सरकार के नाते आम जन की आस्था का सम्मान देना ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अपने इसी नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आयोजनों के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदार बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है, उसको उसके अनुरूप फल मिलना चाहिए। तो आप इसे जीत समझते हैं सनातन की, लोगों की आस्था की, जिसने वोट बैंक के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मात दे दी? देखिए, ये हार और जीत का प्रश्न नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि सनातन पहले भी था, आज भी है और आगे भी इसी प्रभावी ढंग से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने किया और मेरा पूरा मंत्री परिषद प्रयागराज में जाकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में पावन आस्था का स्नान करते हुए पुण्य का भागीदार बना और वहां के विकास योजनाओं पर चर्चा किया। कोटि कोटि श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आ रहा है, उनके द्वारा किए जा रहे पावन आस्था के स्नान ने उन सभी लोगों को जिनकी सनातन पे आस्था नहीं थी, जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टेचू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है, हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी। तो आपको लगता है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो आस्था की डुबकी लग चुकी है? देखिए, प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं। उनको वहां अच्छा लगता होगा वो वह काम करें, हमें जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए, हम वह काम करेंगे।
हम उनको बाध्य नहीं कर सकते और ये करना भी नहीं चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में उन्हें अपने राह पर चलने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम अपने राह के पथिक हैं, हम अपने अनुसार अपनी योजनाओं को तय कर लेते हैं। लोकतंत्र में सब फैसला जनता जनार्दन करती है और जनता जनार्दन बार बार फैसला करती है। तो जनता जनार्दन का जो फैसला है वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति थी? क्या ये आस्था की कहीं ना कहीं मध्यम होने की बात थी? क्या हुआ? देखिए, एक तात्कालिक रूप से किसी झूठ का सहारा लेकर के व्यक्ति कुछ देर के लिए तात्कालिक सफलता भले ही प्राप्त कर सकता हो। जैसे होता है ना, लोग अफवाह फैला करके कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही इन लोगों ने तमाम प्रकार के झूठ और फरेब का सहारा लिया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देगी, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो खटाखट 1 लाख रुपए सबके खाते में चला जाएगा। ये तमाम बातें इनके द्वारा और बाकायदा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने किया। ये लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि वास्तव में भारत के संविधान का आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने नई संसद में संविधान की प्रति अपने सिर में ले जाकर के स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन सभी 5 महत्वपूर्ण स्थलों को, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी हैं, उन सबको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को उपलब्ध हुआ। लेकिन तात्कालिक रूप से इंडी गठबंधन उस समय दुष्प्रचार करने में, अपने झूठ को फैलाने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही जनता जनार्दन को वास्तविकता का पता लगा तो इनको चारों खाने मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये चीजें दिखाती हैं कि सत्य को बहुत दिनों तक आप ढक करके नहीं रख सकते, वह उजागर होगा, अवश्य होगा। और वही उजागर अभी हाल ही के इलेक्शन के दौरान उसके परिणाम के माध्यम से भी हुआ है, और वही सत्य का उजागर होना, वही सनातन की विजय के रूप में प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर भी हम देख सकते हैं। योगी जी, उसी समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जीत के लिए माना जाता है कि आपका एक नारा था जिसने जोड़ के रख दिया, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा नारा नहीं, हम लोगों ने एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी उस पूरे कैंपेन में भाग लिए थे। लेकिन ये पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन उपलब्धियों के साथ साथ आम जनमानस को इंडी गठबंधन की वास्तविकता का पता लग गया था, तो इसलिए उन्होंने उनको जवाब भी दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके बड़े बड़े दिग्गज इंडी गठबंधन के सब धराशायी होते हुए गए।
और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इनको माफ करेगी। दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी प्रकार के मुद्दे दिल्ली में सामने आएंगे। जो वहां तो इंडी गठबंधन तो है नहीं बचा हुआ। वो तो जितने उसमें लोग जुड़े हुए थे, जितने दल जुड़े हुए थे, उतने ही उसके अलग अलग भाग में वो विभाजित भी हो गया है। लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सभी अपने अपने मुद्दों पे लड़ रही है और दिल्ली को कैसा नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर। तो जनता जनार्दन के पास सबसे अच्छा जवाब इस समय मांगने का है। और मैंने इसीलिए कहा दिल्ली के अंदर भी कि दिल्ली में कि भाई मैं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार का सभी पूरा मंत्रिमंडल वहां जाता है, संगम में स्नान करता है और महाकुंभ मेला प्रारंभ होने के पहले भी मैं कई बार गया और जब भी गया मैंने वहां आचमन भी लिया और स्नान भी किया। हमने यही बात कही कि अगर मैं प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में पूरा कैबिनेट जाता है, कोटि कोटि श्रद्धालु वहां जाकर के डुबकी लगाता है, आचमन करता है, तो क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट 5 फरवरी के पहले यमुना जी में जाकर के सामूहिक रूप से डुबकी लगा करके और उस जल का आचमन कर पाएंगे? मैंने यही प्रश्न उनसे पूछा है। और ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, आज अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें प्रयागराज में होते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना जी के बारे में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा और उसकी जितने भी सहायक नदियां थी, इन सभी नदियों के जल को उसी प्रकार से अविरल और निर्मल करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ना था। लेकिन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर यमुना जी में सब कार्य नहीं होने दिए। किसी भी दिल्ली के विकास से जुड़े हुए देश के लिए महत्वपूर्ण किसी भी प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार योगदान नहीं देती है। दिल्ली मेट्रो का मामला हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल का हो, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले 12 लेन के एक्सप्रेसवे का हो, या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के चारों ओर एक प्रकार का रिंग रोड है, यूपी और हरियाणा योगदान देता है, दिल्ली योगदान नहीं देता है। यूपी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के साथ मेट्रो के लिए सहयोग करता है, दिल्ली की राज्य सरकार नहीं करती है। रैपिड रेल के लिए दिल्ली भारत सरकार को सहयोग नहीं करती, जबकि यूपी का सबसे ज्यादा पार्ट था। यूपी ने 32,000 करोड़ रुपए के उस पूरे प्रोजेक्ट में अपना पूरा शेयर दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना योगदान देने से वह भागती रही। तो किसी भी अच्छे कार्य में, किसी भी सकारात्मक पहल में देश के लिए उपयोगी, जनता के लिए उपयोगी किसी भी प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी का कोई सहयोग नहीं मिलता है। और आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का दुष्परिणाम हमें यमुना जैसी हमारी पौराणिक नदी जो आस्था की प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में जिस पावन नदी के तट पर सबके सामने आई थी, उस पावन नदी को एक गंदे नाले के रूप में बहते हुए हम लोग मथुरा वृंदावन में देख सकते हैं।
वो कहते हैं आप भी तो साफ कर सकते हैं मथुरा के पास यमुना को। हम तो मथुरा के बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और इसी का परिणाम है कि वही यमुना जी जब प्रयागराज में आती है तो अविरल और निर्मल होती है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही कार्य है जो आज प्रयागराज में आपको अविरल और निर्मल गंगा देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप 10 घंटे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं देते, क्या जवाब देंगे? वो तो आकर के देखे ना उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में उनके जो पार्टनर रहे हैं यहाँ 2012 से 17 तक, मुझे लगता है उस समय का सपना उनको याद आ रहा होगा, क्योंकि सब उत्तर प्रदेश में 3 से 4 घंटे बिजली मिलती थी। 3 जिलों में बिजली मिलती थी, बाकी में और जगह बिजली नहीं मिलती थी। आज 3 जिले कौन से? 3 जिले हैं, सब हर व्यक्ति जानता है कौन ऐसे वीवीआईपी जिले थे, बाकी और जगह नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय को 20 से 22 घंटे की बिजली मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से हमारी सरकार दे रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,20,000 जो गांव थे और मजरे थे, वहां पे विद्युतीकरण का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आने के बाद पहली बार वहां पे उपलब्ध करवाया। लगभग 1.25 करोड़ लोगों को बिजली के फ्री कनेक्शन भी हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाए। तो ये सब काम तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। लेकिन मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया है। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी का क्षेत्र है, यह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार में। वहां की सुविधा और वहां पर उपलब्ध होने वाली बिजली को छोड़ दें तो शेष दिल्ली की स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा बिजली ट्रिप करती है अन्य बाहरी दिल्ली में, जितने में आप पूरी दिल्ली के अंदर एनडीएमसी के एरिया के बाहर आप चले जाइए, गंदगी का ढेर है। सड़कें पता ही नहीं लगती हैं कि सड़क है या गड्ढा है। सीवर सड़कों पे बह रहा है। अव्यवस्था किस कदर है कि आज दिल्ली के लोगों को बसने के लिए नोएडा आना पड़ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी पे लोग करके फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वहां बस रहे हैं। और मैं इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि आकर के देखें ना आज के दिन पे, जिस दिल्ली में 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार या उनके सहयोगी वहां जिस दिल्ली में राज कर रहे हैं, उस दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूपी के एनसीआर से सटे हुए जनपदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आप देख लें। और की बात तो बाद में करना, पहले इसको वे लोग देख लेना। जमीन आसमान का अंतर उनको नजर आएगा, क्या स्वच्छता को लेकर के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्या सुविधाओं को लेकर के। आखिर 17 के पहले इससे बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश था जो आज उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्ष में एक लंबी छलांग लगाई। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या हुआ? मैं बिजली की बात से मुझे ध्यान आया कि आपने कुछ बिजली खोजबीन की संभल में भी, वो बिजली चोरी हो रही थी, संभल में भी कुछ इसके प्रमाण। तब से आप विपक्ष के निशाने पर बहुत आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है और संभल की सच्चाई ये थी, एक तो बिजली की है। संभल में हर महीने 3 लाख की आबादी का कस्बा है, लेकिन हर महीने हमें 250 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी अकेले वहां होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार के अस्थायी सब स्टेशन बना करके और वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे, वहां से वे लोग वसूली करते थे, पावर कॉर्पोरेशन नहीं करता था।
और ऐसे ही 4 मस्जिदें हम लोगों ने पकड़ी जिनके ऊपर ऐसे 200-300 कनेक्शन इन्होंने बांटे हुए थे और वे लोग वसूली करते थे। अकेले संभल कस्बे में 90% लाइन लॉस थी, यानी बिजली चोरी होती थी। तो उसी को आखिर व्यवस्था तो ठीक करना ही था उसको, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। ये उस उपभोक्ता के साथ अन्याय है जो उपभोक्ता अपना पैसा जमा करता है समय पे, लेकिन कुछ चंद लोग उसी कस्बे में रह करके सरेआम बिजली चोरी तो करते ही थे, बल्कि बिजली के माध्यम से अपना चोरी के माध्यम से भी चोरी पे चोरी, यानी स्वयं तो बिल नहीं दे रहे हैं लेकिन उस बिजली, सरकार की बिजली को बेच करके अपना धंधा चला रहे हैं। संभल में बिजली का जो आपने किया वो उपभोक्ताओं के साथ न्याय था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो थाना बना वहां पर, जो ओवैसी जी कहते हैं कि वक्फ के जमीन पर बना है, और वहां की मंदिर की सच्चाई कितनी दूर तक लेकर जाएंगे? देखिए, भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, और मुझे लगता है उनमें पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के और उसके उपरांत बने हुए 18 पुराण हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं, जिन्होंने आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले इस बात का उल्लेख किया है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। उन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संभल नगरी वही है जो पुराण उल्लेख करता है, और परंपरा के साथ भी लोग वहां इस बात के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं या कोई व्यक्ति कह रहा है, परंपरागत लोगों की आस्था वहां पर है और ये सारी चीजें वहां देखने को मिलती भी है। तो अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन योगी जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अब हम पौराणिक काल में नहीं जी रहे, अब हम एक संवैधानिक काल में जी रहे हैं, जहां लॉ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब और कोई जगह नहीं। आप समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है? अब तक सरकार ने अपनी राय नहीं व्यक्त की है, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग हर एक एक्ट का सम्मान करते हैं। भारत के संवैधानिक दायरे में रह करके देश की आस्था को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल संविधान था उसका प्रियम्बल क्या कहता है? आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट कांग्रेस को किसने दे दी? किसने दे दी? अपने सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने की छूट किसने इनको दे दी? क्या यह सच नहीं है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रियम्बल इस बात को बोलता है, आस्था का सम्मान करते हुए। लेकिन 1976 में जब इस देश के मौलिक अधिकार सस्पेंड किए गए थे, देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी, तब कांग्रेस ने उस समय उसको हटा करके 2 नए शब्द जोड़े थे, और सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये 2 शब्द जोड़े थे। प्रियम्बल किसी भी संविधान की या किसी भी ग्रंथ का जो प्रस्तावना होती है वो उसकी आत्मा होती है। ये आत्मा का गला घोंटने जैसा कार्य की दुष्कर्म कांग्रेस ने किया था। इसके लिए ये देश कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि ये क्या तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है। हम मना नहीं करते
किसी भाई हम तो संवैधानिक दायरे में रहकर के सारी बातों को कर रहे हैं, और अगर एक सच्चाई उजागर हो रही है उस सच्चाई को पहले देखो, परखो, तो स्वीकार करने की बात बाद में होगी। पहले देखो तो कितना और क्या विरासत का सम्मान नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजन को कभी उजागर नहीं होने दिया, उसे गंदगी का, अव्यवस्था का और अराजकता का अड्डा बना दिया था। अयोध्या में आस्था उमड़ रही है, क्या उस आस्था को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? काशी में आस्था उमड़ रही है, क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? एक भारतीय के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अपनी विरासत से जुड़े हुए स्थलों का मैं सम्मान करूं और उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी दूं। संरक्षण आप देंगे तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आड़े आएगा, तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, ये तो भविष्य का विषय है। हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के मुद्दों को ये समाज के सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग क्या कृत्य किए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, 1976 और 1978 में संभल में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, उससे जुड़े हुए किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। क्यों छोड़ दिए गए थे लोग? इनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए गए थे? क्या उस समय भी कोई एक्ट था? आप न्याय दिलवाएंगे? देखिए, मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। 184 हिंदू 1978 में मारे गए थे। 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या 1976 में भी हुई थी। उनके परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए और उनकी संपत्तियों पे जो कुछ लोग काबिज हो गए थे, वे संपत्तियां भी उन्हें वापस मिलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि उन्हें वापस मिले। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। संभल में अब आप कैसे समझते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा? और कुछ लोग आप पर कटाक्ष भी करते हैं कि शायद राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए संभल को उजागर करके 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। आपने तो मुझे महाकुंभ के बारे में बोला था तो मैं महाकुंभ के बारे में बोल रहा था। संभल चूंकि उत्तर प्रदेश में है, आपने संभल के बारे में पूछा तो संभल के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन जनता को पता तो लगना चाहिए कि इस राज्य पे शासन करने वाले वे लोग कौन थे जो सच्चाई पे धूल डाल करके उसको छुपाना चाहते थे, और उसी सच्चाई को उजागर करने का एक माध्यम है संभल। हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप और मोदी जी चाहे सैकड़ों डुबकियां लगा लें, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। किन पापों की बात कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है। आप देखना, जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था, और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। जब वह अपने परिवार के साथ हुई घटना को
भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के नाते डायलूट करना चाहते हैं, तो उनसे संभल की सच्चाई या प्रयागराज की तथ्यों के बारे में उनसे मैं चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि मैं अन्याय करूंगा अपने साथ। आपको नहीं लगता योगी जी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरा डीएनए चेक कराओ तो मैं भारतीय मूल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा? देश के बड़े इस्लामिक देश के राष्ट्रपति हैं, उनको ये कहने में कभी भी संकोच नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इतना संकोच क्यों तो होता? लड़ाई तो इसी बात को लेकर के है। तो मैं यही कहता हूं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा। और जो माननीय राष्ट्रपति इंडोनेशिया हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट हैं, उनका नाम विशुद्ध संस्कृत निष्ठ नाम है, उपासना विधि इस्लाम है। यह है महानता, यह है महानता कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश राम को अपना पूर्वज मानता है। गरुड़ उनकी नेशनल एयरलाइंस है। गणपति उनकी करेंसी का पार्ट है। रामलीला उनका नेशनल फेस्टिवल है। क्या भारत के अंदर रह करके भारत की धरती का उपभोग करने वाले, भारत के अंदर हर प्रकार से अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ने वाले लोग, एक बड़ी आबादी जो वोट बैंक, दुर्भाग्य से वोट बैंक बन करके रह गई है, क्या वह कभी स्वीकार कर पाएगी कि उसके पूर्वज भी राम थे? और मैं यही मुस्लिम नेताओं से कह रहा हूं कि कुछ तो उनको सीखना चाहिए, अब कुछ तो सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें संशोधन समय की आवश्यकता है। वक्फ के नाम पर लूट खसोट को कंट्रोल करने का एक माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि जेपीसी ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी एक उसको पास करते हुए पार्लियामेंट को वापस किया है और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगले सेशन में कुछ न कुछ अच्छा होगा। ओवैसी ये धमकी न दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत में शरणार्थी का जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी शुरू हो गई है। पहली बार इस प्रकार का क्रांतिकारी कदम उठाया गया, परिणाम सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वे जमीनें सुरक्षित भी होंगी, प्रॉपर्टी सुरक्षित भी होंगी और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करने से उस पर नियंत्रण भी होगा। लेकिन मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर दें। देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए।
वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया। थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्त के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। महाकुंभ में ये भी देखा गया कि जो आस्था का केंद्र बना है महाकुंभ, वो कहीं सिर्फ उत्तर से नहीं है या नॉर्थ इंडिया से नहीं है, दक्षिण से बहुत हर राज्य से लोग आ रहे हैं। तो उस बात का क्या होगा जो लोग कहते हैं कि गौमूत्र राज्य हैं और गौमूत्र राज्यों में बीजेपी आती है, आज उनको क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर देश के सभी राज्यों में है। और आप देखेंगे, अयोध्या हो, काशी हो या प्रयागराज, देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, मेघालय से, असम से। तो ये कहना कि केवल ये काउ बेल्ट से जुड़े हुए लोगों का आयोजन था, मुझे लगता है कि कुंभ जैसे आयोजनों को या तीर्थों के महत्व को न समझने जैसा है। और ये आज से नहीं हो रहा है। हाँ, बीच का कालखंड एक अंधकार का कालखंड था। याद करिए, आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। क्या दक्षिण भारत की श्रृंगेरी में ही की थी क्या? नहीं, देश के चारों कोनों में की थी। यद्यपि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपने संविधान की प्रति सौंपी थी, तो संविधान में उन्होंने भारत की विरासत को चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयास पूरा उकेरा था। श्रीलंका से पुष्पक विमान से भगवान राम के आगमन का चित्र भी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाला, महात्मा बुद्ध का सारनाथ में उपदेश देने वाला चित्र भी है। ऐसे अनेक चित्रों को उन्होंने उस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उल्लेख करते हुए उसको उकेरा। उसके पीछे मूल रूप से था कि हम अपनी विरासत को साथ लेकर के चलेंगे, तब भारत महान होगा। आजाद भारत में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बाबा साहब को अपमानित करती रही, लेकिन इन मुद्दों को ध्यान नहीं देती रही। आज परिणाम क्या है? मोदी जी ने 10 वर्ष में विरासत और विकास का एक बेहतर जो समन्वय बनाया, उसी की परिणति प्रयागराज महाकुंभ है, उसी की परिणति काशी विश्वनाथ धाम है, उसी की परिणति अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का और उमड़ता हुआ जो ये जन सैलाब है, ये उसी की परिणति है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप ही के उत्तर प्रदेश से बना एक राज्य उत्तराखंड है, वहां पर यूसीसी लागू हो गया है, आपके यहाँ है? लागू कब होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कब आएगा? देखिए, उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है। इससे केवल यूसीसी वैवाहिक एक विवाह और विरासत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के नहीं, मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो चैलेंज है लैंड जिहाद, उस पर अंकुश लगेगा और ये लगना भी चाहिए। देवभूमि को उसकी पहचान बनी रहनी चाहिए। यूपी जिस बीमारी से ग्रसित होने जा रहा था वह था लव जिहाद। हमने लैंड जिहाद नहीं है, मैं कह रहा हूं लव जिहाद से लैंड जिहाद था।
ये वक्फ संशोधन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, उत्तर प्रदेश ने वक्फ अधिनियम में, नियमावली में हम लोगों ने बहुत पहले संशोधन कर दिया था और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखने की व्यवस्था की है कि जो इन्होंने 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी को यूपी के अंदर बताया था ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम इसकी बहुत पहले जांच करा चुके हैं और ये 1,27,000 नहीं कुल 7,000 थी। हमने कल केवल 7,000 प्रॉपर्टी आपकी है, शेष राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। तो उनकी लैंड जिहाद की प्रवृत्ति को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश ने 2020 में ही हम बना चुके हैं, लागू भी है यहाँ पे और बहुत सख्ती से हम उसको लागू भी कर रहे हैं। तो ये जो 1,20,000 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी, हाँ 7,000 उनकी, अब बची 1,20,000, तो ये सारी सरकारी नियंत्रण में आ चुकी राज्य हैं? सरकार के उसमें समाहित है, आ चुकी हैं। ये सब राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड का पार्ट बन गई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं योगी जी। आपने ये भी कह दिया कि 5 फरवरी से पहले केजरीवाल जी को यमुना में डुबकी लगानी चाहिए। हाँ। 5 फरवरी के बाद क्या होने वाला है? 5 फरवरी के बाद तो उनको विदा लेना ही लेना है, उसके बाद मंत्रिमंडल रहेगा ही नहीं तो कहां से जाएंगे। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपके लिए, आपने जो समय दिया हमें योगी जी, और हमें जिस तरह से इस बार के कुंभ का दर्शन हुआ है, मुझे लगता है देश के हर नागरिक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, खास करके विपक्ष की तो हैं ही आप पर नजरें, कह रहे हैं कुछ सही नहीं है, पॉन्टून ब्रिज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कह रहे हैं आपने स्पोर्टिंग इवेंट बना दिया है, सारे अपने कैबिनेट को ले जाकर, श्रद्धा ऐसे नहीं होती। आयोजन ऐसे ही होते हैं और 2013 से लोग तुलना करें या 1954 से तुलना करें तो आयोजन कहां से कहां तक पहुंचा है। वो कहते हैं इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 2013 में। इसीलिए तो आजम खां को बैरंग वापस आना पड़ा था एयरपोर्ट से। योगी जी, कंपटीशन तो चलता रहता है, ये लोकतंत्र की एक परंपरा है, लेकिन अगर आपसे दिल की बात पूछूं तो विपक्षी नेताओं में आपको ज्यादा पसंद कौन है, अखिलेश जी या राहुल गांधी? देखिए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की उपस्थिति एक राज्य में है, एक दिल्ली में है। दोनों की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को और साफ करता है। ये जितना बोलेंगे हमारे लिए उतना अच्छा एक रास्ता खुलता है। तो मौनी अमावस्या को इनको मौन धारण कर लेना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या हम लोग तो एक योगी के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं मौनी अमावस्या की सभी श्रद्धालुओं को और पूरे प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर लेकर जाएंगे या? मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। मिल्कीपुर तो 5 फरवरी को ही चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी जीतेगी। हम 9 में से 7 जीते हैं, 10 में से 8 बीजेपी जीतेगी। बड़ी भविष्यवाणी की है योगी आदित्यनाथ जी ने, और आज बहुत बहुत दिनों के बाद आप इतने फ्री तरीके से हमारे से जो बातचीत कर रहे थे, ये थोड़ा बनाए रखिएगा, क्योंकि 27 तक बहुत बार आपके साथ बैठना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 10 में से 7 का मतलब 10 में से 8, 10 में से 8 का मतलब यानी 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा। ये आप देखना 2027 में भी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमसे बातचीत करने के लिए। और ये नवभारत का जो महाकुंभ है, इसका आपने उद्घाटन किया, उसके लिए आपके लिए नमन करती हूं और सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।